हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली एक जिसका नाम है वास्तविक संख्या, तो उसी प्रश्नावली के एग्जाम्पलों का सॉल्यूशन सीखेंगे। तो प्रश्नावली आपकी 1.1 और 1.2 आपकी समाप्त हो चुकी है, सिर्फ एग्जाम्पल बचे हैं। एग्जाम्पलों को आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे और प्रश्नावली एक आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर आपको एक वीडियो वो प्रोवाइड कराऊंगा, छोटे छोटे एक एक अंक वाले क्वेश्चन प्रश्नावली एक से बोर्ड की एग्जाम में किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। एग्जाम्पलों का ज्ञान भी आपके माइंड में सेट होना चाहिए। बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल बराबर से आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। 4 की घात n पर विचार करना है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जो ये n है, n का मान क्या है? एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां चालू होती है? 1 से चालू होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही अनंत तक। तो n का मान वो संख्या है जो 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है ना। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, ये हमको जांच करना है कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्या n का कोई ऐसा मान विद्यमान है जो 4 की घात n का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। ये हम जांच करते हैं। देखिए ध्यान में देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम प्रश्नावली 1.1 के अंदर भी सॉल्व कर चुके हैं। आपको क्या करना है, जो भी ये दे रखा है 4 की घात n, वहां पर प्रश्नावली 1.1 के अंदर 6 की घात n दी गई थी, तो उसको x माना था। यहाँ पर आपको 4 की घात n को x मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना x बराबर 4 की घात n, ऐसे मान के इसको दे देना है समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में प्राकृत संख्या रख के देखनी है, 1 2 3 4 ऐसे रख के देखनी है, ठीक है ना, n की जगह पर। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो भी काम करने हम जा रहे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है तो हमको सबसे पहले n का मान 1 ही रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना है, अतः समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर, चलिए रख देते हैं n की जगह पर 1, तो x बराबर 4 की घात n, तो n की जगह पर लिखना है 1, और 4 की घात 1 का मान क्या होता है? 4 ही होता है। तो x का मान आया कितना? 4 आया, ठीक है ना। अगर हम n की जगह पर 1 रखेंगे तो इसका मान क्या निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। अब दोबारा से फिर रखिए इसमें 1 से अगली प्राकृत संख्या यानी 2 रख के देखते हैं इसमें समीकरण 1 में। तो देखिए पुनः समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर, तो n की जगह पर 2 रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो x बराबर 4 की घात 2 बराबर 4 की घात 2 का मान क्या होगा? 4 का गुणा 2 बार करके निकाल लीजिए। तो 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौका 16, ठीक है। 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग क्या होता है? 16। तो यहाँ से आया 16, ठीक है ना। अगर हमने जब हमने n की जगह पर 2 रखा तो 4 की घात n का मान क्या निकल के आया? 16 निकल के आया, ठीक है ना। तो अब एक मान और रख के देखिए, पुनः समीकरण 1 में n बराबर 3 रखने पर, चलिए n की जगह 3 रख देते हैं। तो x बराबर 4 की घात 3। अब 4 की घात 3 का मान क्या होगा? 4 का गुणा 3 बार कर लेना है। तो 4 गुणा 4 करेंगे 16, फिर 16 गुणा 4 करना है, तो 16 चौका क्या आएगा? 64 आएगा, ठीक है। बस इतने ही काफी है मान रखना, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर निरीक्षण कीजिए, जब हमने समीकरण 1 में n की जगह पर 1 रखा था तब मान क्या निकल के आया? 4। जब हमने समीकरण 1 में n बराबर 2 रखा तो 4 की घात है 2 का मान कितना निकल के आया? 16। तो यहाँ इकाई अंक 4 है, यहाँ इकाई अंक क्या है? 6।
और फिर हमने n बराबर 3 रखा समीकरण 1 में, तो 4 की घात 3 का मान क्या निकल के आया? 64, यानी इकाई अंक 4 आया। देखिए यहाँ पे इकाई अंक 4, फिर 6 आया, फिर 4 आया। तो यहाँ से हम अंदाज लगा सकते हैं कि पहले इकाई अंक 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। इस प्रकार से इकाई अंक आपके आते रहेंगे। तो जब इकाई अंक 4 6 4 6 4 6 आते रहेंगे तो 0 आने की तो कोई संभावना है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि अतः स्पष्ट है कि 4, यहाँ पर लिखना है कि अतः स्पष्ट है कि प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पर इकाई अंक क्या क्या आ रहे हैं? 4 6 4 6 4 6 आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना है अतः स्पष्ट है कि प्राकृत संख्या n के लिए 4 की घात n अंक शून्य यानी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे आपको लिख देना है और एग्जाम्पल 1 का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। वैसे आपको एक बात बता देता हूं, ये क्वेश्चन अब तक बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही नहीं गया है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है ना। 2014 से मैं पढ़ा रहा हूं, परंतु ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम अब तक नहीं आया है। परंतु आप ये मत सोच लेना कि अब तक नहीं आया तो अब नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको तो तैयारी 100 अंक लाने की करनी है, ठीक है ना। प्रश्नावली के अंदर से आप रत्ती भर भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं और सब कुछ आप सीखिए, मेहनत कीजिए जमकर, ठीक है ना। ये मत सोचिए कि गर्मियों की छुट्टी आ गई है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तो आराम हराम होता है, ठीक है ना। आराम क्या होता है? हराम होता है। इसलिए आराम करने की तो आपको सोचनी नहीं है, आपको समय निकाल करके गणित और विज्ञान का कोर्स पढ़ते रहना है, ठीक है ना। और इस चैनल से मैं आपको फ्री में पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गमन करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है, वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ यानी मैथ है, एलसीएम यानी लय से ज्ञात करना है, ठीक है ना। और यह कार्य तो आप छोटी क्लासों में ही कर चुके हैं, है ना, सीख चुके हैं छोटी क्लासों में लय से मैथ निकालना। तो चलिए हल करते हैं इसको। 6 और 20 का हम पहले निकालेंगे मैथ, तो 6 और 20 के अलग अलग हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 का भाग जाएगा 6 में 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार। अब 20 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं, 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, और 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। अब जोड़ा बनाना है, ऐसी संख्या का चयन करना है जो दोनों जगह मौजूद है। तो देखिए 2 है, क्या है? 2 है। दूसरा 2 यहाँ है परंतु यहाँ नहीं, तो दूसरे 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 3 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 5 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो एक ही जोड़ा बना है, ठीक है ना। तो एक जोड़ा बना है, तो एक संख्या ले लेंगे हम दोनों में से, ठीक है ना। एक ही जोड़ा बना है, किसका बना है? 2 का बना है। तो यही आपका एचसीएफ है। एचसीएफ कितना आ गया? 2। तो यही आपका एचसीएफ है। अगर एक भी जोड़ा नहीं बनता है तो एचसीएफ वहां पर 1 लेते हैं। पिछली वीडियो में भी मैं आपको सब कुछ क्लियर कर चुका हूं, ठीक है ना। तो एचसीएफ तो आ गया। अब 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 6 और एलसीएम निकालने के लिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड एक साथ करने हैं, ठीक है। वैसे एलसीएम हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, परंतु यहाँ से निकालते समय आपसे गड़बड़ी हो सकती है, और मैं ये चाहूंगा कि आपसे गड़बड़ी न हो,
इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, जितनी भी संख्याओं निकालना हो, उनका अभाज्य गुणनखंड एक साथ करना, ठीक है ना, क्योंकि गड़बड़ी नहीं होगी। तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड इधर कर लेते हैं। तो 2 का भाग जा रहा है, दोनों में जा रहा है, दोनों में दे देंगे। अगर एक में जाता तो एक में देते, तो 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा। 2 का भाग 20 में 10 बार। अब 2 का भाग 10 में जा रहा है केवल, तो 2 का भाग देना है, 3 में नहीं जा रहा है तो ज्यों का त्यों लिख लेना है। तो 10 में 5 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का चला जाएगा। यहाँ पर केवल हम अभाज्य संख्याओं का ही भाग देते हैं, ठीक है। 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, और 5 ज्यों का त्यों। अब 5 का देना है 1 1। तो ये अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो अभाज्य गुणनखंड आ गए, तो यानी एलसीएम भी आ गए, ये मान के चलिए। अब करना क्या है, जो ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इनका आपस में गुणा कर देना है सबका। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब कर लेते हैं गुणा। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूना 4। अब 4 का गुणा 3 से करेंगे, 4 दिया 12। और 12 का गुणा फिर 5 से करेंगे, तो 12 पंजे 60। तो एलसीएम आया 60। बस कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। ऐसे ही आपको करके आना है, कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर व लाइक नहीं किया है, तो ये काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको गणित और विज्ञान का कोर्स रोजाना पढ़ाया जाएगा, वो भी फ्री में, और वो भी 100 अंक मैटर वाला, ठीक है ना। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आपको एचसीएफ निकालना है। फिर इसने कह दिया कि और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। और फिर का मतलब यह है कि यानी ये सूत्र से करवा रहा है। अब सूत्र क्या है, यानी ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है ना। तो उसके जरिए आपको एलसीएम निकालना है। अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही एलसीएम निकलवाना होता तो लिख देता कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, जैसे क्वेश्चन 2 में कहा गया था, ठीक है ना। यहाँ पर ये सामने नहीं लिखा होता और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें आपको। तो इसका हल देखिए, 96 और 404 का हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमको सबसे पहले, ठीक है ना। तो 96 के कर लेते हैं पहले। तो 96 में 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 चौको 8, 2 8 16, 48 बार जाएगा। फिर 48 में 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 24 बार। 24 में भी 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 12 बार। अब 12 में भी 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 6 बार। 6 में भी 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 3 बार। और 3 में अब 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 96 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए, कंप्लीट हुआ। अब 404 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 404 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 202 बार। और 202 में फिर 2 का भाग जाएगा 101 बार। और 101 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 101 में 101 का ही भाग जाएगा 1 बार, ठीक है ना। अब हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, अब हमको जोड़ा बनाना है। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो एक 2 का जोड़ा बन गया। दूसरा 2 यहाँ है, दूसरा 2 यहाँ पर भी है, तो दूसरे 2 का भी जोड़ा बन गया। अब तीसरे 2 का नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ नहीं है। 3 का भी जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ नहीं है। 101 का भी जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ नहीं है, ठीक है ना। तो 2 ही जोड़ा बने, ठीक है ना। एक इस 2 का बना है, एक इस 2 का बना है, तो हम इन दोनों का ही आपस में गुणा कर देंगे, एचसीएफ निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ बराबर फिर दोनों 2 का गुणा कर लेना है, 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा, 4। एचसीएफ आ गया आपका 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल चुके हैं। अब हमको एलसीएम निकालना है सूत्र के जरिए, ठीक है ना। अब देखिए सूत्र लगा लेना है आपको। अब ए इंटू बी बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो इसका प्रयोग करना है से, ठीक है ना। ये इंटू बी का मतलब संख्याओं का गुणनफल, या फिर हम बोल सकते हैं पूर्णांकों का गुणनफल। अब ए और बी कहाँ मौजूद होती है, जो आपको दो संख्या दे रखी है वही
ए और बी है, ठीक है ना। एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। एचसीएफ हमने निकाल ही लिया, तो इन मानों को यहाँ पर जमा देते हैं। ए का मान लिख देते हैं 96, इंटू बी का मान लिख देते हैं 404, बराबर में एचसीएफ की जब एचसीएफ लिख लेना है 4, इंटू एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह पर एलसीएम ही लिखना है, जो का, ठीक है ना। एलसीएम निकालना तो 4 गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में, तो बटे में कर देना है 96 इंटू 404 और बटे में 4, बराबर में एलसीएम बचेगा ये अकेला। अब 4 से 4 तो 4 को ही काट लो, कितनी बार कटेगा, 101 बार। अब 101 इंटू 96 करेंगे तो ये आएगा 96, 96, 96 गुणा 1 करेंगे तो 96, तो 96 गुणा 1 करेंगे 96, तो 96, 96 आया आपका एलसीएम। तो ऐसे सॉल्व करना है आपको इस एग्जाम्पल को, ठीक है ना। और ये आपका एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ है, ठीक है ना। आगे होगी समझ में। अगर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मोड़ आ जाए तो आप समझ लेना कि सूत्र के जरिए करना है एलसीएम, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गमन करते हैं। सारे एग्जाम्पलों को हम कवर करेंगे ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम पढ़ सकें, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल 4 आपके सामने आ चुका है। इन एग्जाम्पलों के जरिए आपकी प्रश्नावली 1 का रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई है, तो तीनों संख्याओं का में से और ले से निकालना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो चलिए कर देते हैं सॉल्व, वेरी सिंपल है, सभी जानते हैं, फिर भी कर लेते हैं। तो देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले पहले हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना। तो 6 के करेंगे, 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का जाएगा 1 बार, 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब 72 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 72 में 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 36 बार, 36 में भी 2 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 18 बार, 18 में भी 2 का भाग चला जाएगा 9 बार, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 72 के ही अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम 120 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 120 में 2 का भाग जाएगा 60 बार, 60 में 2 का भाग जाएगा 30 बार, 30 में 2 का भाग जाएगा 15 बार, 15 में 3 का भाग चला जाएगा 5 बार, 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 120 के भी हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अब जोड़ा बनाना बाकी रह गया है, चलिए जोड़ा बनाते हैं। उस संख्या का चयन करना है जो संख्या तीनों जगह मौजूद है। अब हम 3 संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो तीनों संख्याओं में होनी चाहिए वो संख्या, उसी का ही जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 का जोड़ा बन गया है क्योंकि 2 तीनों जगह मौजूद है, ठीक है ना। और 2 तो यहाँ है दोनों जगह, परंतु तीसरी जगह नहीं है, इसलिए और 2 का जोड़ा नहीं बनेगा। अब देखिए 3 यहाँ है और यहाँ पर है, तो 3 का भी जोड़ा बन चुका है, ठीक है। और 3 का जोड़ा नहीं बनेगा, 5 का भी जोड़ा नहीं बनेगा। तो कितने जोड़ा बने, केवल 2 जोड़ा बने। तो एचसीएफ आ गया, ये मानो कैसे 2 जोड़ा बने, किस किस का, इस 2 का बना और इस 3 का बना, तो इन दोनों का ही आपस में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 3 कर लेंगे, 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 करने में क्या आएगा, 6 आएगा। तो एचसीएफ आपका आ चुका है कितना, 6, कंप्लीट एचसीएफ। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड एक साथ करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ कर लेते हैं। अब 6, 72 और 120 इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। 6, 72 और 120 इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमको एक साथ करने हैं, चलिए कर लेते हैं। तो देखिए 2 का भाग देंगे, पहले 2 का भाग जा रहा है तीनों में, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 2 का भाग 72 में जाएगा 36 बार, 2 का भाग 120 में जाएगा 60 बार, ठीक है। 2 का भाग 3 में तो नहीं जाएगा, इन 2 में जाएगा, फिर भी देना है। तो 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, जिसमें नहीं जाता उसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। 2 का भाग 36 में 18 बार जाएगा, 2 का भाग 60 में 30 बार जाएगा, फिर भी 2 का भाग जा रहा है, तो 3 में तो जाएगा नहीं,
2 का भाग 18 में 9 बार जाएगा, 2 का भाग 30 में 15 बार जाएगा। अब 2 का भाग किसी में भी नहीं जा रहा है तो 3 का जा रहा है, तो 3 का देना है। तो 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार, 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार, 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार। फिर भी 3 का भाग जा रहा है 3 में, तो 3 का देना है। तो एक जो कहते हो 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, इसलिए जो कहते हैं लिखना है 5। अब 5 का देंगे तो 5 का भाग 5 में 1 बार चला जाएगा, तो 1 तो यहाँ लिखना ही है, 5 में की जगह पर 1। तो हमने 6 बेहतर 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। तो इन्हें अभाज्य जो संख्या आई है ये इनका आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अतः एलसीएम बराबर, तो इन सबका गुणा कर लेते हैं। 2 है 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू में 3 2 बार, तो 3 इंटू 3 5 1 बार, ठीक है ना। तो देखिए अब गुणा करते हैं। 5 गुणा 3 करेंगे 5 या 15, 15 गुणा 3 करेंगे 15 3 45, ठीक है। 45 गुणा 2 करेंगे 45 2 90, 90 गुणा 2 करेंगे तो 90 गुणा 2 करना क्या आएगा 180, 180 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 360। तो एलसीएम आ गया है आपका 360। बस कंप्लीट हुआ, ऐसे ही सॉल्व करके आना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 4 कंप्लीट होता है आपका। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 5 है आपके सामने आ चुका है। देखिए, दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं को कल की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध किया है, ठीक है ना। जिन्होंने कल की वीडियो देखी है उनको ये यानी इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना बहुत ही सरल लगेगा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपरिमेय के विपरीत परिमेय संख्या आपको मानना है। मान लेना है कि माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे, ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन में हमको ऐसे ही मानना पड़ता है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या के बारे में क्या जानते हो, परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है। परिमेय संख्या A/B के रूप की होती है। P/Q बोलो चाहे A/B बोलो, एक ही बात है। तो P/Q के रूप की होती है परिमेय संख्या। तो ये जो रूप की जो संख्या है ये भी P/Q के रूप की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आपको लिखना है इसके बाद तब यह P/Q के रूप की होगी, ऐसे आपको लिखना है। तब प्रत्येक क्वेश्चन यही लिखना है, तब यह P/Q के रूप की होगी, ये लिख लिया हमने। इसके बारे में बता दिया कि तब यह P/Q के रूप की होगी। अब P और Q के बारे में क्या जानते हो, P/Q सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका में से एक होता है, ऐसे बोल लो। चाहे आप बोल सकते हैं कि जिनका सार गुणनखंड एक होता है, ठीक है ना। जैसे 2 और 3 का में से एक होगा तो 2 और 3 सहभाज्य संख्या है। 2 और 5 सहभाज्य संख्या है। 3 और 4 सहभाज्य संख्या है, ठीक है ना। 3 और 8 सहभाज्य संख्या है। तो लिख देना है जहां P/Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद P और Q के बारे में बता दिया हमने। अब Q की भी एक कंडीशन होती है कि Q का मान 0 नहीं होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर कंडीशन लिखनी है तथा लगा के, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऐसे लिख देना Q का मान 0 नहीं है, बराबर काट देना। बस ये हिंदी आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको लिखनी है अगर रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तब, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद P/Q के बराबर ये संख्या लिख देनी है जो भी आपको दे रखी है, तो हम लिख लेंगे। अब P/Q के बराबर क्या लिखना है, √3 लिख लिया।
अब अगर रूट वाली संख्या अकेली होती है तो हमको यहाँ वर्ग करना पड़ता है, तो यहाँ वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो p का वर्ग क्या होगा p स्क्वायर, और q का क्या होगा q स्क्वायर, बराबर √3 का वर्ग करेंगे 3। रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है ना। वर्ग कर लिया। वर्ग कब करना है, जब रूट वाली संख्या अकेली होती है, ठीक है ना। रूट वाली संख्या अकेली नहीं है, उसके प्लस में माइनस में या गुणा में या बटे में कोई संख्या है तो वर्ग नहीं करना होता है वहां पर, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन अलग है, कल की वीडियो देख लेना, या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आ रहा है आपको उसमें और समझ लेना, ठीक है ना। वर्ग करने के बाद ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ पर q की घात 2 है, यानी q कितने हैं, यहाँ पर 2 है, तो गुणा के रूप में 2 है q यहाँ पर। तो ये भी q आपको यहाँ रखना है, ये भी q को इधर ले जाना है। तो q तो यहाँ बटे में है तो इधर जाकर गुणा में होगा, तो ये q यहाँ और दूसरे q को 3 के साथ गुणा कर देना है। तो अगली स्टेप आपकी आएगी p स्क्वायर बटे q बराबर 3q। बस इतनी ही कैलकुलेशन करनी है। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद इसके बारे में लिखना है कि अतः यह असत्य है। यह असत्य क्यों है, क्योंकि ये p स्क्वायर बटे q यानी बटे वाली संख्या है, ये तो पर में है, और 3q एक पूर्णांक है, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या और पर में बराबर नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो p और q सहवार संख्या है। अगर हम कोई भी सहवार संख्या लेकर के देखें, p का मान q का मान, p का मान 2 ले लिया, q का मान क्या ले लिया 5 ले लिया, तो आप जांच कर लेना दोनों पक्ष कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है कि अतः यह असत्य, इसके बारे में लिख रहे हैं कि अतः यह असत्य है। अब ये असत्य क्यों है वो लिखना है आपको, क्योंकि p स्क्वायर बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या है, बटे वाली है तो परिमेय ही होगी। p स्क्वायर बटे q एक परिमेय संख्या है तथा इसके बारे में बतला दिया। अब इसके बारे में बतलाना है 3q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है तथा 3q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। इतना लिख दिया, 3q क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि आता है हमारी परिकल्पना गलत है। हमने क्या माना था कि √3 जो है एक परम संख्या है। अगर ये परम संख्या सत्य साबित होती तो दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं। दोनों पक्ष बराबर नहीं आए हैं तो यानी हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है। इसलिए √3 एक क्या है, अपरम संख्या है। ये सब कुछ लिख देना है यहाँ पर, लिख देना है अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। जब हमारी परिकल्पना ही गलत है इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है और इति सिद्ध, यानी ये क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। हम सिद्ध कर चुके हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन। इसी हिसाब से आप बोर्ड के एग्जाम में करके आना। 2 साल से ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि 2026 में आपके लिए ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, ये 99% संभावना रहेगी आने की, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ गमन करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल रहा है आपका, देखिए एग्जाम्पल 6 भी आपके सामने आ चुका है। लास्ट एग्जाम्पल दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो हिंदी हमने अभी 5 क्वेश्चन जो ऊपर लिखी थी वही हिंदी सेम टू सेम लिखनी है, तो नीचे वाली हिंदी भी हमको सेम टू सेम लिखनी है। सब पे 1-2 शब्द ही चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे का हल देखिए, ध्यान पूर्वक समझना। तो मान लेना है इसको क्या, परिमेय संख्या। चलिए मान लेते हैं, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। अब परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे q के रूप की होती है। जब परिमेय संख्या p बटे q के रूप की होती है तब यह भी p बटे q के रूप की हो, तो ऐसे इसके बारे में लिख देना है। तब यह p बटे q
कि रूट की होगी, ठीक है ना। पी बटे क्यू की रूट की होगी ऐसा लिख दिया। अब पी और क्यू के बारे में भी लिखना होता है। पी में क्यू क्या है, सहवाग संख्या, तो यहाँ जहां लगा के लिखना है आपको, जहां पी में क्यू सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं है, और क्यू की कंडीशन लिख देनी है तथा लगा के, तथा क्यू का मान क्या नहीं है, जीरो नहीं है, इससे बराबर काट दिया, ठीक, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, इतना काम करने के बाद जो भी हम सिद्ध कर रहे हैं उसको पी बटे क्यू के बराबर लिख लेना है। अरे लिख लेते हैं, पी बटे क्यू बराबर 5 माइनस रूट की। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रूट वाली संख्या हमेशा प्लस की भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट 3 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये कैसी है, माइनस की है, तो इसको प्लस का बनाना है, कैसे, पक्षांतरण करके, ठीक है ना। अगर मान लीजिए प्लस की होती तो हमको ये 5 हटाना होता। यहाँ पर हमको वर्ग नहीं करना है क्योंकि रूट वाली संख्या अकेले नहीं है, यहाँ पर रूट 3 के साथ क्या है, 5 है, ठीक है ना। यहाँ पर वर्ग नहीं करना है, यहाँ पर हमको पक्षांतरण करना है, ठीक है। पक्षांतरण कर लेते हैं, रूट 1 उधर ले आते हैं, पी बटे को उधर ले जाते हैं। रूट वाली संख्या अकेली निकालनी है, ठीक है ना। जब रूट वाली संख्या अकेली न हो तो उसको अकेला निकालना है पक्षांतरण करके, ठीक है ना। कैसे भी पक्षांतर करो आप, ठीक है ना, पक्षांतर करके उसको अकेला निकाल लो, परंतु रूट वाली संख्या प्लस की होनी चाहिए, उस हिसाब से पक्षांतर आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो रूट 3 तो इधर आ गया, तो अब ले लिए, तो ये बराबर से लगा लेंगे। पहले हम 5 को लिखेंगे, पी बटे क्यू, इधर प्लस का उधर जाके कैसा होगा, माइनस का, तो उधर लिख देना माइनस पी बटे क्यू। अब इसको नए से लेकर के सॉल्व कर लेना है, तो इधर तो रूट 3 चलता ही रहेगा, तो रूट 3 अकेला हो चुका है, इसको नए से लेकर सॉल्व कर लेना है। तो एक और क्यू का लेते क्या आएगा, क्यू, एक का बाद 3 बनेगा क्यू, और क्यू का गुणा 5 से करेंगे तो आएगा 5 क्यू, आगे माइनस है तो माइनस, क्यू का बाद 3 देंगे तो एक बार, एक का गुणा हम 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब बस इतनी ही कैलकुलेशन करनी है। अब इसके बारे में लिखना है कि अतः यह असत्य है, क्योंकि रूट 3 क्या है, ये वर्ग संख्या है, और 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू क्या है, ये बटे वाली संख्या, तो ये वर्ग में होगी, ऐसा आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना, अतः यह असत्य है। अब असत्य क्यों है वो आपको बताना है, यहाँ पर क्योंकि लगा के, क्योंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है,